हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया। इसके अलावा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बक्सर युद्ध के पश्चात होने वाली इलाहाबाद की संधि और साथ ही साथ बंगाल में लगने वाले द्वैध शासन को भी देखा। अपने इस वीडियो में हम अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत देखने वाले हैं कि उन्होंने और किन किन राज्यों को किस तरह से अपने साम्राज्य में मिलाया। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे रुहेलखंड राज्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो रुहेलखंड राज्य। तो देखते हैं कब और किसने इसकी स्थापना की। तो जो इसकी स्थापना थी वो 1714 ईस्वी में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो अफगान वीर दाऊद तथा उसका पुत्र अली मोहम्मद खां था। इसके अगर विस्तार की बात करें तो ये उत्तर में कुमाऊं से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक इसका विस्तार था। इसकी जो राजधानी थी वो आंवला बरेली थी और बाद में इसकी राजधानी रामपुर स्थानांतरित कर दी गई। अगर इसके संघर्ष की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी या कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिनके साथ इनका संघर्ष था, तो जो अवध का राज्य था साथ ही साथ जाट तथा मराठों से इसके संघर्ष थे। 1774 ईस्वी में क्या हुआ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ संधि करके मीरनपुर कटरा के युद्ध में जो रहमत खां थे उनको पराजित कर दिया और रुहेलखंड के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लिया। आपको पता है कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हो चुकी है, जो कि नवाब शुजाउद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला की मदद से मीरनपुर कटरा के युद्ध में, मतलब यहाँ पे क्या था, नवाब शुजाउद्दौला यानी कि अवध का और रुहेलखंड का झगड़ा था, जिसमें अंग्रेजों ने बीच में इंटरफेयर किया, क्योंकि जो शुजाउद्दौला थे उनके साथ वो संधि कर चुके थे पहले। तो उसके अधिकांश भागों पर रहमत खां थे उनको पराजित करके जो शुजाउद्दौला था अंग्रेजों की सहायता से उनने रुहेलखंड राज्य के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया और थोड़ा बहुत जो शेष भाग था उस पर रामपुर रियासत की स्थापना कर दी गई। और जो रामपुर रियासत थी उसका जो पहला शासक था वो फैजुल्ला खां को, यानी कि जो अली मोहम्मद खां जो इसका संस्थापक था उसका जो पुत्र था उसको बना दिया गया और इस तरह से जो रुहेलखंड राज्य था उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। आगे देखते हैं बंगश पठान राज्य। तो बंगश पठान राज्य की अगर बात करें तो जो इसकी स्थापना थी वो फर्रुखुशियर के काल में 1713 ईस्वी में की गई थी। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो मोहम्मद खां बंगश इसका संस्थापक था। इसका विस्तार अलीगढ़ कानपुर के बीच जो फर्रुखाबाद का क्षेत्र है वो था। और इसके अंत की बात करें तो बुंदेलखंड के शासक महाराजा छत्रसाल ने मराठों के सहयोग से पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया था। छत्रसाल वही बाजीराव मस्तानी, जो मस्तानी थी उसके पिता, और उन्होंने बाजीराव की सहायता से उसके साथ युद्ध किया और उसके बाद जो बंगश पठान था उसको हराकर उसको अपने राज्य में मिला लिया था और बाद में फिर वो अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। आगे देखते हैं कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य की जो स्थापना थी वो 1717 ईस्वी में होती है। इसके जो संस्थापक थे वो शादतुल्ला खां थे। अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये कर्नाटक क्षेत्र का जो पूरा एरिया था वो कर्नाटक राज्य में आता था और कर्नाटक जो क्षेत्र था वो क्या था, उस टाइम पे हैदराबाद के अधीन था। जो हैदराबाद था वो मुगल साम्राज्य का एक सूबा था और उसके अंतर्गत कर्नाटक का क्षेत्र आता था। यहाँ पर जो अधिकारी था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसने क्या किया, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल सत्ता कमजोर होने लगी तो उसका फायदा उठाकर जो दोस्त अली खान था उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया कि भाई मेरे बाद यहाँ का जो प्रशासन है वो ये बंदा संभालेगा, और उसकी नियुक्ति करके जो कर्नाटक का एरिया था उसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, यानी कि उस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। लेकिन जो हैदराबाद का निजाम था उसने इसका विरोध किया। विरोध करने का रीजन यही था कि जो कर्नाटक का क्षेत्र था वो उस टाइम पे हैदराबाद सूबे के अंतर्गत आता था। लेकिन इससे फर्क कुछ पड़ा नहीं, दोस्त अली वहां का नवाब बन गया। दोस्त अली की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो कर्नाटक था उसमें उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। अब उसके उत्तराधिकार का जो युद्ध था उसको हम कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में डिटेल से पढ़ चुके हैं। क्या था, अनवरुद्दीन तथा चंदा साहब के मध्य जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो चल रहा था। अनवरुद्दीन शासक बना था। अनवरुद्दीन शासक दोस्त अली के बाद ही बन गया था, क्योंकि चंदा साहब को क्या था, जो मराठे थे उन्होंने पकड़ रखा था। बाद में चंदा साहब को मराठों ने छोड़ दिया और उसके बाद चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। अब इसमें क्या था, अनवरुद्दीन शासक बना और चंदा साहब ने फ्रांसीसियों से बाद में सहायता मांगी। तो यानी कि चंदा साहब की जो मदद थी वो फ्रांसीसी कर रहे थे और अनवरुद्दीन की जो मदद थे वो अंग्रेज कर रहे थे। उसके बाद अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष होता है जिसको हम डिटेल में कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अनवरुद्दीन की अंबूर युद्ध में मृत्यु हो जाती है। चंदा साहब शासक बन जाते हैं। अर्काट का जब घेरा पड़ता है तो चंदा साहब की भी मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का पुत्र था वो अंग्रेजों की सहायता से शासक बन जाता है। इस तरह कर्नाटक अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। उसके बाद अगला राज्य है हैदराबाद। तो हैदराबाद राज्य की अगर बात करें
तो इसकी जो स्थापना थी वो 1724 ईस्वी में की गई थी। इसके जो संस्थापक थे वो चिनकिलिज खां थे, जिनको निजामुल मुल्क भी कहते थे, यानी कि निजामुल मुल्क इनकी उपाधि थी। तो देखते हैं कि फर्रुखसियर के काल में किस पोस्ट पर थे और क्या क्या हुआ। तो फर्रुखसियर के काल में क्या हुआ, इनको दक्कन की सूबेदारी प्रदान की गई, यानी कि जो चिनकिलिज खां था उसको दक्कन की सूबेदारी प्रदान की गई, खान काना की उपाधि दी गई, निजामुल मुल्क की उपाधि भी दी गई, और बाद में क्या था, इसे मालवा का सूबेदार बना दिया गया, यानी कि पहले दक्कन का सूबेदार बनाया गया, बाद में दक्कन की सूबेदारी वापस लेकर इसको मालवा का सूबेदार बनाया गया, जो कि इसको पसंद नहीं आया। अब क्या था, हुसैन अली जो उसी टाइम पे इसको हटाकर दक्कन का सूबेदार बनाया गया था, उसको इसने मार डालने की उसकी हत्या कर दी और पुनः दक्कन की सूबेदारी इसने प्राप्त कर ली। 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने अपना वजीर नियुक्त किया, और फिर बाद में ये नवाब वजीर कहलाने लगा, क्योंकि नवाब भी था और जब बाद में मुगल जो साम्राज्य था उसका नवाब बन गया तो ये नवाब कहलाने लगा, नवाब वजीर कहलाने लगा। फिर 1723 में बिना अनुमति लिए, यानी कि बादशाह से बिना अनुमति लिए ही ये दक्कन लौट आया, जो कि बादशाह को बहुत बुरा लगा। उसके बाद जो हैदराबाद का सूबेदार था उस टाइम पे मुबारिज खां, उसको कार्रवाई करने का इसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश मिला। 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा नामक स्थान पर दोनों के मध्य में युद्ध हुआ। किसके मध्य में, जो निजामुल मुल्क था और साथ ही जो ये मुबारिज खां था हैदराबाद का सूबेदार, दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसमें मुबारिज खां पराजित हुआ। मुबारिज खां पराजित इसलिए हुआ कि जो निजामुल मुल्क था उसने मराठों से सहायता प्राप्त की थी। इसके बाद इसने दक्कन का तो सूबेदार ये था ही, उसके बाद जब हैदराबाद के जो सूबेदार था उसको भी हरा देता है तो ये हैदराबाद का भी स्वामी बन जाता है। उसके बाद क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि औरंगजेब के साथ मुगल सत्ता वैसे ही कमजोर हो चुकी थी, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने भी इसे निजाम हैदराबाद का निजाम स्वीकार कर लिया और साथ ही साथ इसे आसफ जाह की उपाधि भी प्रदान की थी। 1725 ईस्वी में इसने हैदराबाद को राजधानी बनाया अपनी, और एक हिंदू दीनानाथ को इसने अपना दीवान भी बनाया था। आगे 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के साथ पालखेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें इसको मुंशी शिवगांव की संधि उनके साथ करनी पड़ती है। उसकी जो शर्त थी, यानी कि चौथ और सरदेशमुखी देना, ये स्वीकार करता है, और साथ ही साथ शिवाजी के जो वंशज, जो शिवाजी जो मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध गृह युद्ध चल रहा था, तो ये शंभू जी के उनको जो आश्रय दिया हुआ था, तो शिवाजी के वंशज थे उनको जो आश्रय दिया हुआ था उसको ये वहां पर समाप्त करता है, यानी कि आश्रय देना बंद कर देता है। आगे 21 मई 1748 ईस्वी में आसफ जाह या फिर निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी जो मृत्यु होती है, इसके बाद जो यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध चलता है, इसको भी हम कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में डिटेल से पढ़ चुके हैं। नासिर जंग जो इसका पुत्र होता है तथा मुजफ्फर जंग जो इसका पोता होता है, दोनों के मध्य में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। नासिर जंग ये जो इसका पुत्र था उसको अंग्रेजों का साथ मिलता है, और जो मुजफ्फर जंग था उसको फ्रांसीसियों का साथ मिलता है। डुप्ले जो फ्रांसीसी थे और वो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के द्वारा युद्ध में हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या, जो नासिर जंग था उसकी हत्या हो जाती है युद्ध में, और मुजफ्फर जंग के नवाब बनने की घोषणा की जाती है, यानी कि जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों की सहायता से मुजफ्फर जंग शासक बन जाता है, लेकिन बाद में कुर्नूल के नवाब के द्वारा मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो बुसी था फ्रांसीसी अधिकारी, उसने सलावत जंग को नवाब बना दिया। फ्रांसीसियों ने इसके बदले में मुस्तफानगर, एल्लोर और राजमुंदी तथा चिक्काकोल के जो क्षेत्र थे वो प्राप्त किए थे। बाद में जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है, उसमें फ्रांसीसियों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और 1798 ईस्वी में तत्कालिक जो नवाब था यहाँ का, यानी कि हैदराबाद का जो नवाब था, वो बेलजली के साथ सहायक संधि स्वीकार कर लेता है, और यह प्रथम राज्य बनता है जो अंग्रेजों से सहायक संधि करता है, क्योंकि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब जो सब कुछ था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में था, और बाद में अंग्रेजों ने इनसे अंग्रेजों ने बाद में इनसे सहायक संधि करके उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि फ्रांसीसियों की वांडीवाश युद्ध में पराजय के कारण उनका प्रभाव कम हो गया था। इस तरह हैदराबाद राज्य भी ब्रिटिश के अधीन हो गया, सहायक संधि करके वो भी इनके अधीन हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि कौन कौन से राज्य और निर्मित हुए और किस तरह से अंग्रेज अपना साम्राज्य विस्तार करते जा रहे हैं। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।